Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. So आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सेकंड प्रैक्टिस सेशन में लेकर आया हूँ, जिसके अंदर जो एक टर्म मेंशन्ड है फॉर्म्स यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी, उसके क्वेश्चन मैंने ज़्यादा रखे हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो फॉर्म्स है वो हम कैसे कवर करें। तो इस प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस का उद्देश्य है आपको फॉर्म्स समझाने का और दूसरे अदर जो चार्जेस होते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज एडेड टू द शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर ओवरहेडेड कॉस्ट। देखिए कॉस्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो जो भी हमारा कोई वर्क हो रहा है उसमें एक तो हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर उसका तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें एक और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और हमारे पास आता है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाएगा वाटर चार्ज। वाटर चार्ज के बाद एक और आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जब भी मटेरियल आएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा। फिर एक और चार्ज यहां पे लिया जाता है कंटीजेंसी, और कंटीजेंसी के बाद एक और आता है कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट के बाद आता है ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस के बाद एक और जो चार्ज आता है वो आता है डिपार्टमेंटल एंड सुपरविजन चार्जेस। डिपार्टमेंटल एंड सुपरविजन चार्जेस। अब एक बार इनको समझते हैं सारे चार्जेस को। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर, तो जितना भी मटेरियल लेबर रिसोर्सेज लग रहा है उसका हम कॉस्ट निकालेंगे। उसका टेक्निक जो होती है, पहले हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रेट कहाँ से मालूम चलता है, सो वैसे ही हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट जो होता है ये टेम्पररी स्टाफ का पैसा होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में टेम्पररी स्टाफ होते हैं उनका जो चार्ज होता है उसे वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। और वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो लगभग 1.5 से 2% होता है। कितना होता है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट? 1.5 से 2%। मतलब काम करा और पैसे लो तुरंत जाओ। ऐसे जो टेम्पररी स्टाफ है फील्ड में उनको 1.5 से 2% उनके लिए सुनिश्चित किए जाते हैं वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। वाटर चार्ज जो होता है वो 1 से 1.5% रखा जाता है, 1 से 1.5%। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तभी कंसिडर करते हैं जब सप्लायर और साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 8 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब जहां सामान पहुंचना है और जहां से सामान आ रहा है उसके बीच की दूरी अगर 8 किलोमीटर से कम है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कंसिडर नहीं करेंगे। ज्यादा है तो करेंगे, और करेंगे तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में, कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रॉफिट में इंक्लूडेड रहता है। कंटीजेंसी जो होती है वो हम 5 से 10% लेते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में, और अगर डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं तो वो 3 से 5% होता है, ठीक है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट में अगर पूछें तो 3 से 5%, प्रिलिमिनरी में पूछें तो 5 से 10, और सिंगल रेंज पूछें इन जनरल कहीं भी तो 3 से 5%। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट जो होता है वो 10 से 15% रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओवरहेड चार्जेस। ये लगभग पूरे कॉस्ट ऑफ मटेरियल का 10% होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर का। और जो डिपार्टमेंटल एंड सुपरविजन चार्जेस होता है ये लगभग 10 से 15% होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के बराबर, ठीक। तो इतने सारे चार्जेस होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ओवरहेड जो चार्ज होते हैं, ओवरहेड मतलब जो ऊपरी खर्चे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं, ठीक है। दो प्रकार के ओवरहेड होते हैं, जनरल ओवरहेड होता है, एक जॉब ओवरहेड होता है। तो सिंपल सा इसमें पॉइंट समझिएगा कि जैसे ओवरहेड चार्जेस का मतलब क्या होता है, ओवरहेड का मतलब है ऊपरी व्यय। ओवरहेड चार्जेस का मतलब क्या होता है, जो ऊपरी खर्चे आते हैं। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर लगा वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, ऐसे लेबर या मटेरियल की कॉस्टिंग। बट अब क्या होता है, ऐसी कुछ चीजें
जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उसमें जो भी खर्चा आता है वो सब ओवरहेड में जाता है, ठीक है। और इनडायरेक्टली के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक तो आ जाता है जनरल ओवरहेड और एक आ जाता है जॉब ओवरहेड। जो जनरल ओवरहेड है वो हो जाता है हमारा सामान्य ओवरहेड, जैसे कि सपोज आप मान लीजिए जनरल ओवरहेड के अंदर जो भी हमारा स्टेशनरी का खर्चा, लैब सेट होगी फील्ड पर, जो भी सपोज मान लीजिए वहां पर जो भी आपका लैब सेट हुआ, स्टेशनरी, पोस्टेजेस, बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, कोई टेस्टिंग करानी तो उसके लिए लेबोरेटरी में सैंपल को भेजेंगे, किसी अलग सिटी में भेजना है तो स्पीड पोस्ट का खर्चा। तो स्टेशनरी, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, लेबोरेटरी का सेटअप, ऑफिस सेट करेंगे वहां पर, वो सारे खर्चे जनरल में आते हैं। जॉब ओवरहेड के अंदर क्या आता है, रिपेयर मेंटेनेंस, मशीन रेंट पे मंगाई, मशीन खराब हो गई तो मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस, कोई लेबर था उसको पैसे दिए उधार, उसने एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे त्योहार के टाइम पे, वो पैसे लेके भग गया तो लॉसेस ऑन एडवांस। फिर उसके बाद जो भी पूरे लेबर होते हैं उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाना, उनकी सेफ्टी ड्राइव करवाना, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम, सेफ्टी प्रोग्राम्स कंडक्ट करना हर हफ्ते, सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है साइट पर, ये सारी चीजें, इनमें जो खर्चे आते हैं वो सब जॉब ओवरहेड में जाते हैं, ठीक है। तो जनरल और जॉब ओवरहेड, तो जो इनडायरेक्टली चीजें अलोटेड हैं किसी भी प्रोजेक्ट में वो ओवरहेड चार्जेस के अंतर्गत आते हैं। तो ओवरहेड चार्जेस हम कितना लेके चलते हैं, 10%। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है ए आंसर, 10%। So overhead charges or the work charge establishment includes such item as office rent, depreciation of its equipment, salaries of the office staff, postage, lighting, traveling, telephone, account, plan and specification, small tool, plans, ladder, rope, रस्सी वगैरह, हैंड टूल, कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है उसके वर्कमैन को, सेफ्टी प्रोग्राम्स वगैरह, और ये जनरली जो होता है 10% होता है। ये जो सारे परसेंटेज हमने पढ़े किसका परसेंटेज था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर। तो जो डायरेक्ट खर्चा आ रहा है उन सबका बाकी जो अदर चीजें हैं वो उसके परसेंटेज पे निर्धारित की जाती है। अगला आता है व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट इज प्रोवाइड फॉर वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट से एक नाम ध्यान रखना है, टेम्पररी स्टाफ का पैसा। ऐसी चीजें जो ऐसे जो लेबर हैं, जो वर्कर हैं, जो काम करने के लिए आए, काम करेंगे खत्म हो जाएंगे, ना तो वो आपकी मंथली सैलरी वाले वर्कर हैं और ना ही वो आपके डेली वेज वाले लेबर हैं, तो वो सब वर्क चार्ज में आते हैं। जैसे कोई एक महीने के लिए आपने मुंशी रखा है जो बही खाते बिल्स वगैरह मेंटेन करेगा, आपने कुछ 2 महीने के लिए कोई चौकीदार रखा है खाली 2 महीने के लिए, या आपने कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें कोई स्पेशल डिजाइन बनानी है तो उसके लिए जयपुर से कोई कारीगर आ रहा है तो उसको उसका काम खत्म हुआ उसको आपको पैसे देने, वो वर्क चार्ज के अंदर आता है, ठीक। और ये जनरली 2% होता है, 1.5 से 2%। इसका रेंज कितना होता है, ये होता है 1.5 से 2%। और सिंगल वैल्यू पूछेंगे वर्क चार्ज की तो आंसर होगा 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, ठीक। अगला आता है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर कंटीजेंसी। अब कंटीजेंसी का मतलब क्या है बच्चों, मिसलेनियस चार्जेस, ठीक है। आपका जो वर्क चार्ज है वो है जो आपको पता थे, टेम्पररी स्टाफ वगैरह कभी लगेंगे। ओवरहेड मतलब जो अदर चीजें हैं, पर यहां पर कंटीजेंसी में ऐसी चीजें आती हैं जो हमें पता ही नहीं है, जो खुदा न खास्ता भविष्य में हो सकती हैं, मतलब अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, ऐसे ऐसे खर्चे खर्चे जो एस्टीमेट लगाते टाइम हमें पहले से नहीं पता है। जब कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो हो सकता है ऐसे कुछ खर्चे हैं जो अभी याद नहीं आ रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये एक अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर है जो भविष्य में लग सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये हैं, तो अगर हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट करते हैं तो ये हम लेते हैं 10 से 15%, और अगर सपोज मान लीजिए हम डिटेल्ड एस्टीमेट करते हैं तो ये हम कर सकते हैं 3 से 5%। तो एक वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर 5%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फंक्शन इज आर्बिट्रेटर इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब आर्बिट्रेटर क्या होता है वो समझना, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है कोई वर्क, और साथ में कॉन्ट्रैक्टर के अलावा एक ऑनर होता है जिसका वो प्रोजेक्ट है जो वो काम कराना चाहता है। पब्लिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑनर कौन होगा, गवर्नमेंट, और कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, जो कंपनी जो भी वो प्रोजेक्ट कर रही है। तो अब हो सकता है कि उनके बीच में
कभी फील्ड पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज क्रिएट हो जाएं, तो जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जो रिजॉल्व करने की, उसको सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आर्बिट्रेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को? आर्बिट्रेशन। और जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी या डिस्ट्रिक्ट जज या कोर्ट, कोर्ट भी समझते हैं आप, कोर्ट में जज वगैरह होते हैं, अगर वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको रिजॉल्व करने में, तो ऐसे पर्सन को हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। सो आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन who indulge in arbitration process, who indulge in the process to resolve the conflicts between the owner and the contractor, और ऐसे व्यक्ति विशेष को आर्बिट्रेटर कहा जाता है। आर्बिट्रेटर को एक सिंगल आदमी भी हो सकता है, एक बड़ी कंपनी भी हो सकता है, कोई रिटायर्ड इंजीनियर भी हो सकता है, ठीक है, और कोई कोर्ट भी हो सकता है। अगर मान लो किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर ऑनर कोर्ट में केस चलेगा। तो अब यहां पर जनरली आर्बिट्रेटर कौन होता है? तो वैसे तो जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हमेशा एक कंसल्टेंट होता है, और कंसल्टेंट जो कंपनी होती है वो हमेशा ये वाला रोल प्ले करती है। बट इन जनरल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के अंदर जो उनके रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स होते हैं वो एज अ आर्बिट्रेटर यूज किए जाते हैं, आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करते हैं जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर होते हैं। तो सही आंसर होगा इसका चीफ इंजीनियर। ठीक, चीफ इंजीनियर मतलब एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? द ऑफिसर्स हु हैज रिटायर्ड नॉट अर्लियर देन 7 years एज चीफ इंजीनियर, 7 साल ऊपर हो चुके हों, रिटायर्ड हुए, और उनका जो रैंक ऑफ ग्रेड पे ₹10,000 और अबाउ इन द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद 3 years रेगुलर सर्विस इन द रिलेवेंट ग्रेड। इस ग्रेड पे कम से कम वो 3 साल तक की लगातार सर्विस दे चुके हों, ऐसे पर्सन आर्बिट्रेटर के रोल पे अपॉइंट हो सकते हैं। अगला है इन कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स व्हिच अथोराइज्ड बिल इज द ओनली फॉर्म ऑफ रनिंग अकाउंट बिल्स दैट आर सुटेड फॉर ट्रांजैक्शन विद सप्लायर्स। मतलब कि जब भी साइट पर सामान आएगा तो जो सप्लायर है वो बिल बना के देगा, तो उसका जो बिल बनेगा, ठीक है, तो उसको भी उसका एक बिल तैयार किया जाएगा डिपार्टमेंट के अंदर। उस बिल को क्या बोलते हैं? हैंड रिसिप्ट देंगे सप्लायर को, रनिंग अकाउंट बिल देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल बिल देंगे, या रनिंग अकाउंट बिल देंगे। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है रनिंग अकाउंट बिल, सी, है ना। ऐसे रनिंग अकाउंट बिल ए भी होता है, पर इसका सही आंसर है रनिंग अकाउंट बिल ए। कॉन्ट्रैक्ट टेंडर की प्रोसेस में ऐसा कौन सा बिल है जो रनिंग अकाउंट बिल है, जो ट्रांजैक्शन विद सप्लायर, मतलब सप्लायर के साथ जो भी सामान लेते हैं उससे उसको पेमेंट देंगे, उसका जो बिल तैयार करेंगे उसे क्या बोलते हैं? तो उसे रनिंग अकाउंट बिल बोलते हैं। ठीक, रनिंग अकाउंट बिल सी। और इसका जो फॉर्म नंबर होता है, जो इसका फॉर्म नंबर होता है वो फॉर्म नंबर 25 होता है, फॉर्म नंबर 25। तो बिल के फॉर्म क्या होते हैं? द वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बिल एंड वाउचर्स। मैंने सारे बिल्स यहाँ पे रख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। क्वेश्चन एक जो मेन आ सकता है, बट सारी चीजें मैंने यहाँ बता दी। अलग अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बिल्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं जो पेमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, यूजुअली व्हाइट कलर के फॉर्म होते हैं, व्हाइट कलर के जो होते हैं वो रनिंग बिल्स में आते हैं, और जो येलो कलर के होते हैं वो फाइनल बिल होते हैं। मतलब ये ध्यान रखना है, व्हाइट कलर का भी यूज करेंगे रनिंग बिल के लिए और येलो का भी यूज करेंगे फाइनल बिल्स के लिए। अब इसमें फर्स्ट एंड फाइनल बीम जिसका फॉर्म नंबर 24 है वो क्या होता है? दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर बोथ फॉर वर्क एंड सप्लाई व्हेन अ सिंगल पेमेंट इज टू बी मेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द होल वर्क और सप्लाई एज अ फाइनल पेमेंट। मतलब कि जब कोई ऐसा काम है जिसका एक बार में, और वो काम खत्म भी हो गया, जिसका एक बार में आखिरी पेमेंट होना है, बस वो काम छोटा ही काम था, तो उसका जितना सामान आया, जितना उसका लेबर लगा कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसका पूरा एक बार में आखिरी बिल बनेगा बस। अब तो वो फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता है, उसका फॉर्म नंबर 24 होता है। अगला है रनिंग अकाउंट बिल सी, फॉर्म 27, ये व्हाइट कलर का है। दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रनिंग पेमेंट फॉर मेजर्ड वर्क्स और सप्लाईज, दैट इज बोथ वर्क फॉर सप्लाईज, बोथ फॉर वर्क्स एंड सप्लाईज विच आर मेजर्ड। मतलब जो भी काम या जो भी मटेरियल आ रहा है फील्ड पे, ठीक, उसमें से वो लगातार चलते रहता है, तो वो उसके जो बिल बन रहे हैं वो स्टेप्स में बन रहे हैं। कुछ काम आज हुआ तो आज उसका बिल बना, फिर 4 दिन बाद कुछ बिल बना, बड़ा वर्क है,
तो ऐसे केस में उसका रनिंग अकाउंट बिल बनता है सी वाला। फाइनल बिल सी फॉर्म 27 ये लो, द फाइनल पेमेंट व्हेन नो एडवांस इज आउटस्टैंडिंग एंड व्हेन इंटरमीडिएट पेमेंट हैव बीन मेड। जो फाइनल पेमेंट जब मतलब जब कोई एडवांस बचा हुआ नहीं है, जब कुछ भी जो पहले से पैसे दे रखे हैं वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, और बीच बीच में व्हेन इंटरमीडिएट पेमेंट्स हैव बीन मेड इज मेड ऑन दिस फॉर्म, मतलब कोई एडवांस पहले से नहीं दे रखा है और बीच बीच में कुछ सीरीज ऑफ पेमेंट करने हैं, तो फिर फाइनल बिल सी यूज करते हैं। रनिंग अकाउंट बिल ए, इसको आप यहां से कवर कर सकते हैं। रनिंग अकाउंट बिल बी, सारे बिल मैंने यहां पे कर दिए, फाइनल बिल, रनिंग अकाउंट बिल डी, फाइनल बिल, हैंड रिसिप्ट, ये क्या होता है। तो इन सबको आप यहां से कवर कर सकते हैं। छोटे छोटा डिफरेंस है, ठीक है, उसको आप अपना शॉर्ट नोट्स के अंदर, आप उसके नोट्स के अंदर आप लिख लें। सबके फॉर्म नंबर भी हैं और सारे बिल भी हैं, बट ऐसा नहीं कि यह एकमात्र क्वेश्चन है। मेन जो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं वो मैं आपको यहां पे कराते चल रहा हूं। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंसी इन डिपॉजिट वर्क्स? The incident charges of miscellaneous character that cannot be classified under any subheaded but the cost is added। ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं है, मिसलेनियस चीजें, ठीक है, जो पता नहीं है बट उन्हें कॉस्ट लेना है, उन्हें कंटीजेंसी में करते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ द फंड टू द डिपार्टमेंट फॉर पर्टिकुलर वर्क, डिपार्टमेंट को किसी काम के लिए पैसे देना। कंप्लीटेड सप्लाई और वर्क डन एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, कोई पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ द मटेरियल या जो काम किया उससे कंटीजेंसी बोलते हैं। द रीअलॉटमेंट ऑफ द फंड फ्रॉम वन वर्क टू अनदर वर्क इन सेम डिवीजन, एक काम को दूसरे काम में, दूसरे वर्क में कन्वर्ट करना, ट्रांसफर करना उसी डिवीजन में। सब ऑप्शन गलत है, आपको पता है जो कंटीजेंसी है वो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये कंटीजेंसी का पूरा मैंने, और भी जो चीजें मेन आपको ध्यान रखनी है वो सब मैंने बता दी हैं। मेन ध्यान रखना है कंटीजेंसी कितना लेते हैं, 3 से 5%, और ये मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, या बोल सकते हैं कि अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर है। In estimation and valuation, the charges that are levied at the time of transfer or issue of the stock in addition to the book value and storage charges are termed as, मतलब एस्टिमेशन वैल्यूएशन के अंदर ऐसे कौन से चार्जेस होते हैं जो दिए जाते हैं कब, टाइम ऑफ ट्रांसफर और द इशू ऑफ द स्टॉक इन एडिशन टू द बुक वैल्यू एंड द स्टोरेज चार्जेस। कि मतलब जैसे मान लो कोई भी मटेरियल कहीं पे फील्ड में आया,
वेयर हाउस में कोई सामान रखा हुआ है, तो अब वो सामान, वो मटेरियल जब लेबर को इशू करेंगे उस समय, तो इशू करते टाइम जितना स्टोरेज चार्जेस हैं, जितना कोई वेयर हाउस में मान लो किसी ने सामान रखा गोदाम के अंदर, तो गोदाम में जब सामान रखते हैं तो उसका जो चार्ज देना होता है उसे स्टोरेज चार्ज बोलते हैं। ठीक, तो उसको एक्स्ट्रा जब इशू हो रहा है वो सामान, तब जो अमाउंट दिया जाएगा उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, अदर देन स्टोरेज चार्जेस। किसी ने कोई अपना सामान रखा किसी वेयर हाउस में, तो वो स्टोरेज चार्ज तो देगा। अब जब जैसे मान लो वो वहां से सामान खरीदने आया, तो स्टोरेज चार्ज के अलावा वो और कौन सा चार्ज देगा जब उसे वो सामान मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको ऐसे समझो कि किसी व्यक्ति के पास में गोडाउन में सीमेंट के बैग्स रखे हैं बहुत सारे। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा आया जो 100 सीमेंट के बैग लेने आया वहां से, तो उसको दो चार्ज देने होते हैं। एक तो स्टोरेज चार्ज पे करना होता है जितना उसने उसको स्टोर करके रखा है किसी जो भी ऑनर है गोडाउन का, साथ में जब वो उस 100 सीमेंट के बैग्स को निकलवाएगा वहां से, तो उसको एक और रेट देना होता है, एक और चार्ज देना होता है। वो चार्ज कौन सा होता है? ऑप्शन है सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज तो फील्ड में होता है, जो इंजीनियर्स जब सुपरविजन करने आते हैं किसी भी चीज का, तो जो उनको दिया जाता है सुपरविजन करने के लिए, उसे सुपरविजन चार्ज बोलते हैं। अगला है इशू रेट, मार्केट रेट, स्टोरेज चार्ज। स्टोरेज चार्ज तो किस लिए होता है? जो कोई भी चीज स्टोरेज की जा रही है उसके लिए चार्ज हो गया, नाम में समझ में आ रहा है। मार्केट रेट किसी भी कमोडिटी का किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह, समय पर, किसी भी लोकेशन में कितना एक्चुअल प्राइस है उसकी, किसी भी कमोडिटी की किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी कितनी लागत है, फेयर प्राइस है, वो मार्केट रेट होता है, या मार्केट रेट बोल सकते हैं, मार्केट कॉस्ट बोल सकते हैं। इसका सही आंसर है इशू रेट। नाम में समझ में आ रहा है, जब कोई चीज जो स्टॉक ऑफ द स्टॉक, इशू ऑफ द स्टॉक में जो दिया जाएगा इन एडिशन टू स्टोरेज चार्ज, ठीक, टू द ऑनर, जो उस वेयर हाउस का ऑनर है उसे जो दिया जाएगा उसे इशू रेट कहा जाता है। अब इसमें कई सारी डेफिनेशन है। इशू रेट क्या होता है, स्टोरेज चार्जेस क्या होते हैं, सुपरविजन चार्जेस क्या होते हैं, मार्केट रेट क्या होते हैं, ये सब मैंने यहां पे लिख दिया है। दिस टर्म इंडिकेट, मार्केट रेट क्या है, दिस टर्म इंडिकेट द कॉस्ट पर यूनिट at which an article can be procured at a given time at the store godown from the public market। किसी भी पब्लिक मार्केट से गोडाउन से कोई भी सामान कितने रेट पे किसी भी टाइम पे लिया जा सकता है, वो मार्केट रेट हो गया। सुपरविजन चार्ज क्या है? This term is ordinarily applied to the charges which are levied in addition to the book value and storage charges issue rate in respect of the stock material sold or transferred and are intended to cover such item of expenditure incurred in on the stores as do not enter in their book value and are not included in the storage charges। कुल मिलाकर सुपरविजन चार्जेस का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं जो बुक वैल्यू और स्टोरेज चार्जेस के अलावा लगाए जाते हैं, ठीक है, सुपरविजन के लिए, सुपरविजन करने के लिए प्रॉपर गोडाउन पे सामान जो है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं, उसकी जो सेफ्टी टेक्निक्स हैं या जो स्टोरेज के रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सामान को स्टोर किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो सुपरविजन चार्जेस में आते हैं। स्टोरेज चार्जेस, मटेरियल को स्टोर करने के लिए जो चार्ज देना पड़ेगा वो स्टोरेज चार्जेस। और this term denotes the cost per unit fixed on the article of stock for the purpose of calculating the amount creditable to the subhead considered to the stock amount when issued from the stock। स्टॉक जो है गोडाउन में उससे किसी को भी वो सामान दिया जाएगा, तो इशू करते टाइम जितना उसको आर्टिकल दिया गया, मान लो कि एक बोरी सीमेंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट 300 रुपए का है, तो 100 सीमेंट की बोरी दी गई तो 100 इंटू 300 किया जाएगा, तो वो जो चार्ज है वो इशू रेट में आता है। इट इज द रेट ऑफ सप्लाइड स्टॉक गोडाउन प्लस स्टोरेज चार्जेस। मतलब इशू रेट क्या है, इतना चार्ज जितना उसको दिया प्लस स्टोरेज चार्जेस भी उसमें ऐड करेंगे। इट इज फिक्स्ड फॉर ईच आर्टिकल ऑफ स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंस। जैसे कि इशू रेट जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे, एक सीमेंट का बैग 300 रुपए का, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो जितना उसमें उसको खरीदा गया प्लस उसको मेंटेन करने में जितना जो भी उसमें, मान लो सीमेंट बैग में टारपोलिन बिछाना पड़ रहा है, ऐसे लकड़ी के ऐसे रैक्स रखने पड़ रहे हैं, फिर वहां पे जो भी हम कुछ लाइट का अरेंजमेंट रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए जो भी हम कंडीशंस यूज कर रहे हैं, उसमें जो खर्चा आ रहा है वो सब खर्चा उसमें जोड़ देंगे। तो एक सीमेंट का बैग मान लो 250 रुपए का आया और एक बोरी पे लगभग 50 रुपए खर्च हुए उसको मेंटेन करने में, उतने टाइम तक स्टोर करने के लिए, तो उसका इशू रेट कितना हो गया, 300 रुपए, प्लस साथ में स्टोरेज चार्ज 20 रुपए और जोड़ देंगे तो 320 रुपए की वो बोरी आ जाएगी। साथ में सुपरविजन के लिए अगर कुछ लोग आते हैं
के वो चेक करवाने के लिए, ताकि गोडाउन सही है, उसमें पूरा प्रॉपर क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, नहीं तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो चार्ज लगेंगे वो सुपरविजन चार्जेस है। ठीक है, अब पब्लिक मार्केट, मान लो कोई पब्लिक गोडाउन है, जैसे मान लो कोई पब्लिक मार्केट के अंदर जहां से जो सारे गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जो भी कॉन्ट्रैक्टर वर्क करते हैं वो जहां से सामान इशू करा सकते हैं, वहां जो रेट चल रहा है हर एक बैग का वो आपका मार्केट रेट कहलाता है। या ऐसे समझ सकते हैं कोई लोकल दुकानदार है, वो एक सीमेंट का बैग, मतलब अगर आप बल्क में खरीद रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा कम में पड़ेगा सीमेंट बैग, तो अभी जो हमने एग्जांपल समझा उसमें कितने में पड़ा 350, पर हो सकता है मार्केट में नॉर्मल कोई दुकानदार अगर आप एक बोरी या दो बोरी लो तो वो आपको 390 की देगा, मतलब आपको 30 रुपए ऊपर में या 20 रुपए ऊपर में पड़ रहा है या 40 ऊपर में पड़ रहा है। तो मार्केट में जो उसका प्रिवेलिंग रेट है उस चीज का वो मार्केट रेट है, और आप बल्क में ले रहे हो तो जो रेट है वो आपका इशू रेट है। ऐसे आप उसको समझ सकते हैं। A procedure of actual costing and valuing an item of work on the basis of laborers and material required। किस प्रोसेस के आधार पे हम किसी भी वर्क का, जो भी उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क हो रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता करते हैं और उसकी वैल्यू पता करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड मटेरियल यूज्ड। तो डे वर्क, प्राइम कॉस्ट, प्रोविजनल सम, लमसम अमाउंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों प्राइम कॉस्ट। जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जितना भी हमें मटेरियल लगता है, मेन यहां पे मटेरियल क्या लगता है, मटेरियल हमारे पास लगता है एक तो मतलब मटेरियल नहीं बोल सकते, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, काम को कंप्लीट करने में हमें क्या लगते हैं, रिसोर्सेस। और जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, तीन। एक तो होता है मटेरियल और दूसरा होता है हमारे पास मेन पावर। ठीक है, तो मेन पावर आ गया और साथ में क्या आ गया, मटेरियल आ गया। तो इनकी जो हमारे पास कॉस्टिंग आती है किसी भी उसको लेकर, वो हमारी कहलाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब है वो वाली कॉस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था जो किसी प्रोजेक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व चीजें हैं उसकी जो कॉस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, तो जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उसकी जो कॉस्ट है उसे हम बोलते हैं ओवरहेड चार्ज या ओवरहेड कॉस्ट। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो क्या है, प्राइम कॉस्ट, और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है वो क्या है, ओवरहेड कॉस्ट या ओवरहेड चार्ज। तो सही आंसर है प्राइम कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट अप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज। एस्टिमेट कितने प्रकार के हैं ये हमने पढ़ा था, एक होता है डिटेल्ड, एक होता है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब अप्रोक्सीमेट लेवल पे, और जब प्रिलिमिनरी करते हैं तो वो तीन तरीके से करते हैं, एक तो प्लिंथ एरिया के बेसिस पर, एक बिल्डिंग के वॉल्यूम के बेसिस पर जिसको क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट बोलते हैं, और एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट होता है। ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बिल्टअप एरिया के रिस्पेक्ट में कौन सा एस्टिमेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाम में ही छुपा है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। एरिया के रिस्पेक्ट में बिल्टअप एरिया, कवर्ड एरिया का एक और नाम प्लिंथ एरिया होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट बिल्डिंग के वॉल्यूम, क्यूबिकल कंटेंट बिल्डिंग का एरिया, प्लॉट एरिया इनटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उसके आधार पे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अगला, while carrying out civil engineering work muster roll is used for the purpose of। muster roll किस पर्पस के यूज करते हैं, तो muster roll में बच्चों ध्यान रखना मेन muster roll यूज करते हैं लेबर की अटेंडेंस के लिए। और muster roll जो होता है उसका जो फॉर्म नंबर होता है, इसका जैसे फॉर्म नंबर होगा, हर फील्ड पे अलग अलग चीजों के अलग अलग फॉर्म नंबर होते हैं, तो जो फॉर्म नंबर होता है वो इसका होता है 21। ये ध्यान रखना है, मस्टर रोल का फॉर्म नंबर 21, इसमें लेबर की अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है। सो पेमेंट ऑफ परमानेंट स्टाफ गलत, पेमेंट ऑफ मटेरियल साइड गलत, रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ डेली लेबर एकदम सही आंसर है, रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस ऑफ परमानेंट स्टाफ गलत। परमानेंट स्टाफ का जो है अटेंडेंस नहीं लेते। परमानेंट स्टाफ जो है जो तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं वो तो कौन है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एसडीओस, तो उनको तो सैलरी दी जाएगी ना, उनकी थोड़ी अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी। और अटेंडेंस होगी भी तो उनका पूरा प्रोसीजर अलग होगा। फील्ड पे आप किसकी अटेंडेंस लोगे, इंजीनियर्स की अटेंडेंस लोगे क्या फील्ड पर, नहीं। आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे क्या, नहीं। आप तो जो डेली लेबर्स हैं,
कौन आ रहा है कौन नहीं आया, कौन किस दिन नहीं आया, उसी का रिकॉर्ड रखोगे, उसे मस्टर रोल बोलते हैं। मस्टर रोल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मस्टर रोल हमारे पास क्या है, इज यूज फॉर कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द अटेंडेंस और द पेमेंट मेड, अनपेड वेजेस, कितना पैसा नहीं दिया, किसको नहीं दिया, ये सारी चीजें इसमें रखी जाती है। इट इज द बेसिक रिकॉर्ड्स ऑफ पेमेंट मेड टू द डेली लेबर, जो दैनिक भत्ते पे काम करते हैं उनका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। आफ्टर द पेमेंट इज मेड, जब उनको पेमेंट देते हैं, मस्टर रोल इज केप्ट एज अ वाउचर, एक वाउचर की तरह उसको संभाल के रखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है और इसको स्ट्रिक्टली रूल के साथ में मेंटेन किया जाता है। पहला इसमें ये अलग अलग प्रकार का एक नॉमिनल रोल आता है। नॉमिनल रोल क्या होता है, इसके अंदर लेबर की मेनली जो भी लेबर एम्प्लॉयड हैं उनका डेली का रिकॉर्ड रखते हैं और डेली अटेंडेंस रखते हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आया। पार्ट 2 जो है रजिस्टर ऑफ एरियर्स ऑफ वेजेस ड्यू टू वर्कड पीपल, मतलब कितना उनको पैसा दे दिया है वगैरह वगैरह। दिस पार्ट ऑफ मस्टर ग्रुप इज यूज्ड फॉर कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल अनपेड वेजेस, कितना पैसा उनको दे दिया कितना नहीं दिया, ये सारा रिकॉर्ड इसमें रखते हैं। और पार्ट 3 है डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय लेबर, जो लेबर आ रही है डेली उन्होंने किस दिन में कितना कितना काम करा उसको पार्ट 3 में रखते हैं। इनके भी अलग अलग फॉर्म नंबर है, वो भी पढ़ेंगे 2 मिनट बाद। तो एक हो गया नॉमिनल रोल, एक हो गया आपका वेजेस ड्यू टू वर्कड पीपल, और एक हो गया डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय लेबर। इसके अंदर अटेंडेंस, इसके अंदर कितना पेमेंट नहीं दिया गया है कितना दिया गया है, इसके अंदर कितना काम किया है आज कितना काम नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं, अ शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर ऑल आइटम ऑफ वर्क इज मेंटेन्ड इन अ प्रिंटेड बुक नोन एज, मैंने आपको बताया था जिसके अंदर रेट मेंशन्ड हो, जिसके अंदर क्वांटिटी मेंशन ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो जिसमें क्वांटिटी ना हो रेट मेंशन्ड हो ऐसी बुक को हम शेड्यूल ऑफ रेट बुक बोलते हैं। और इसे कौन पब्लिश करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और हर कितने साल में रिवाइज होता है, आफ्टर एवरी 3 ईयर ये रिवाइज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉर्म यूज्ड इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर मेजरमेंट बुक। अब ये मेजरमेंट बुक क्या बला है, देखो मेजरमेंट बुक वह बुक है जिसमें डेली साइट पर कितना वर्क हुआ उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है क्वांटिटी में। जैसे लेबर के बारे में जो भी सब इंफॉर्मेशन है वो मस्टर रोल में लगते हैं, ऐसे काम कितना हुआ आज के दिन उसका रिकॉर्ड मेजरमेंट बुक में होता है। आज कितना दीवार बनी, आज कितना गड्ढा हुआ, आज कितना प्लास्टर हुआ, आज कितना कॉन्क्रीटिंग हुआ वगैरह वगैरह। और इसका जो फॉर्म नंबर है, इसका जो फॉर्म नंबर है वो ध्यान रखना है, वो 23 होता है। जितने भी फॉर्म नंबर होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा, बहुत सारे फॉर्म नंबर है पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मस्टर रोल वाला और मेजरमेंट बुक वाला। इसमें भी आप ध्यान रखना कि कैसे याद रखें, ट्रिक क्या होगी। तो मेजरमेंट वर्ड बड़ा है तो उसमें फॉर्म नंबर बड़ा वाला आएगा, और मस्टर रोल छोटा वर्ड है, मस्टर छोटा होता है, मस्टर वर्ड छोटा है तो उसमें 21 आएगा। मस्टर रोल का फॉर्म नंबर 21, मेजरमेंट वर्ड बड़ा है तो फॉर्म नंबर 23, इसका फॉर्म नंबर क्या होगा 23। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है फॉर्म 21 किसका है, मस्टर रोल का है। फॉर्म 22 किसका है, लेबर रोल। ठीक है, लेबर रोल मतलब उनका वेजेस वगैरह कितना पैसा दिया कितना नहीं। फॉर्म नंबर 23 किसका है, मेजरमेंट बुक का। और फॉर्म नंबर 24 है फर्स्ट एंड फाइनल बिल, कितना बिल जा चुका है सप्लायर को, फर्स्ट एंड फाइनल बिल हमने पढ़े थे, तो फॉर्म नंबर 24 उसका है। 21 मस्टर, 22 लेबर रोल, 23 मेजरमेंट बुक, 24 फर्स्ट एंड फाइनल बिल। ये लेबर की अटेंडेंस, ये वाला लेबर ने कितना काम किया, लेबर को कितना पैसा किया, पैसा दिया नहीं दिया, अनपेड वेजेस, ये वाला कितना काम हुआ फील्ड पे, और ये सप्लायर को कितना, सप्लायर ने जो सामान पहुंचाया उसका उसकी बिलिंग करना। अगला आता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मेजरमेंट बुक एंड मस्टर आर जस्ट लाइक एनी अदर रिकॉर्ड। मेजरमेंट और मस्टर एक नॉर्मल से कोई रिकॉर्ड होते हैं ऑफिस में। मेजरमेंट एंड मस्टर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड शुड बी इन द कस्टडी ऑफ टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ मतलब सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एसडीओ, उनके पास में इसका रिकॉर्ड होना जरूरी है, उन्हीं के पास उसे रखा जाए। नो स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड फॉर कस्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड मस्टर, किसी के पास भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजरमेंट बुक एंड मस्टर आर इन द कस्टडी ऑफ सीनियर क्लर्क, जो डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो क्लर्क है, बाबू वगैरह जो भी हैं, सीनियर क्लर्क, उसके पास में आपको रखना है। तो ऑब्वियसली बात है, सही आंसर क्या है, बी। मेजरमेंट एंड मस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पर सारे बिल बनेंगे।
अगला आता है, तो ये ध्यान रखना है, मस्टर रोल क्या है, मेजरमेंट क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं। द अटेंडेंस ऑफ द लेबर्स इन द कंस्ट्रक्शन साइट इज केप्ट इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मस्टर रोल। ठीक है, मस्टर रोल में करते हैं, which is noted or recorded in which of the following form, usually by the authorized agent as a work supervisor। वर्क सुपरवाइजर के तहत किस फॉर्म नंबर के अंदर मस्टर रोल को एंटर किया जाता है? तो मस्टर रोल का हम जानते हैं फॉर्म नंबर 21। सर ये क्वेश्चन तो वैसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, पर ये इसलिए करवाए, अलग लैंग्वेज देकर भी वो आपसे वही चीज पूछ सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि मस्टर रोल में अटेंडेंस लेते हैं, तो सुपरवाइजर किस फॉर्म में करेगा, तो वो फॉर्म नंबर 21 में करेगा। अगला आता है, ये सारे यहां पे लिख दिए हैं, ठीक है, नॉमिनल रोल हम डिस्कस कर चुके हैं सारे। अगला आता है एडिशनल, फॉर्म नंबर 8 किसका है? फॉर्म नंबर 21, 22, 23, 24 आपको बता दिया। 24 है फर्स्ट एंड फाइनल बिल, 23 है मेजरमेंट बुक, 22 है लेबर रोल, 21 है मेजरमेंट मस्टर रोल। फॉर्म नंबर 8 किसके लिए है? यह है प्रोटेक्शन वर्क रिस्पॉन्स नोटिस। प्रोटेक्शन वर्क रिस्पॉन्स नोटिस, नाम ध्यान रखना है। फॉर्म नंबर 16, this form is to be used for the purpose of section 10 of the building act 1975 and section 53 of the building regulation। the relevant building मतलब बिल्डिंग के सर्टिफिकेट वगैरह, बिल्डिंग का सर्टिफिकेट, बिल्डिंग प्रॉपर नॉर्म से बनी है या नहीं बनी, वो सारे इस फॉर्म के अंदर तहत होते हैं। फॉर्म नंबर 5 है कॉन्ट्रैक्टर्स रिक्वायर्ड अ लाइसेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जब कुछ वर्कर लेके आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रखेगा, तो उसको लाइसेंस चाहिए रहेगा एक, तो वो लाइसेंस हो गया 5A, ये उसका फॉर्म होता है। कॉन्ट्रैक्टर अपने अंडर में जो भी लेबर्स रखेगा उसके लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो वो लाइसेंस फॉर्म ए के तहत होता है, 5A। बिल्डिंग का सर्टिफिकेट 16 फॉर्म नंबर के तहत, और बिल्डिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर्म 8 के तहत, मतलब इन्वायरमेंट को कोई हानि वगैरह तो नहीं है, वगैरह वगैरह सारी चीजें प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये वाला आपका 8 है। या फिर सेफ्टी नॉर्म्स वहां पे फॉलो हुए कि नहीं कंस्ट्रक्शन बनते टाइम, ये सब उसके फॉर्म्स हैं अलग अलग। In PWD, who is the primary disbursing officer who is supplied with the checkbook on District Treasury of India? PWD डिपार्टमेंट के अंदर कौन है जिसके पास सारे चेकबुक वगैरह जो होते हैं, जो उसको डिसबर्स कर सकता है? SDO, डिविजनल ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर और मैनेजर ऑफ द बैंक। तो देखो मैनेजर ऑफ द बैंक तो वैसे ही खत्म हो जाता है, चीफ मिनिस्टर का मतलब नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? डिविजनल ऑफिसर। जो डिवीजन लेवल पे होते हैं, जैसे डिविजनल ऑफिसर को हम बोल सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, तो जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, जो डिविजनल ऑफिसर हैं, वो इसके लिए रहते हैं, उनको उनके पास ही सारे चेक और इनके राइट्स होते हैं डिसबर्स करने के। तो जैसे जूनियर इंजीनियर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, सुपरिंटेंडिंग है, चीफ है, इंजीनियर इन चीफ है। तो ये जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं ये आपके एसडीओज होते हैं। एसडीओज मतलब हो जाता है सीनियर डिविजनल ऑफिसर, जो एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं, ये डिविजनल ऑफिसर इनके पास ही होता है। सो इन पीडब्ल्यूडी अ डिविजनल ऑफिसर मेक्स पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट प्रॉपर बिल बाय इशूइंग चेक्स। चेक देकर, अब कौन डिसबर्स करेगा वो बात अलग है, पर जनरली उनके पास ये पावर रहती है। He also obtain money by the presenting of a check and keeps it in cash chest for making petty cash payment। मतलब वो बैंक में चेक लगाकर वहां से कुछ कैश लाकर, कुछ पेटी वर्क होते हैं, हमने पढ़ा था, जो 20,000 से कम वाले होते हैं, छोटे मोटे काम, उसके लिए कैश का डिसबर्समेंट भी उसी के पास में रहता है। अब ये डेटा है, ऐसा मेंशन्ड है, पर अब रियलिटी में कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, वगैरह वगैरह, रियलिटी कुछ अलग हो सकती है, बट जो मेंशन्ड है, जिस पर क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा आंसर डिविजनल ऑफिसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज वर्क फाइनेंस बाय पब्लिक बॉडीज और द गवर्नमेंट? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे यूज करते हैं? बताया था छोटे प्रोजेक्ट में लमसम, और बड़े में आइटम रेट या डिटेल्ड या यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और मार्केट अनस्टेबल है तो बेसिक रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसी का एक और नाम डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, और इसी का ही एक और नाम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? नॉट सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट कौन सा नहीं है इनमें से? लमसम, आइटम रेट, ज्वाइंट वेंचर और कॉस्ट प्लस परसेंट। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट की वैरायटी प्रकार, एक लमसम तो होता ही होता है, आइटम रेट होता है, कॉस्ट प्लस फिक्स, परसेंट कॉस्ट प्लस फिक्स सम वो भी होता है, बेसिक रेट भी होता है। जॉइंट वेंचर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं।
जॉइंट वेंचर, वेंचर का मतलब क्या है, जब दो कंपनी मिलकर कोई प्रोजेक्ट ले तो उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। जैसे मान लो कि डीएलएफ है, उसने शाहपुर जी पालोन जी के साथ में मिले काम ले लिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, दो कंपनी मिलके काम कर रही है, एक लेबर वगैरह सप्लाई करेगी, या मान लो दो स्टेट से कोई हाईवे निकल रहा है तो दो कंपनी ने मिलके ले लिया। एक कंपनी ने बोला मैं इस स्टेट में पूरा काम करूंगा, यहाँ मेरी पकड़ अच्छी है, तुम्हारी इस स्टेट में अच्छी है, तुम यहाँ का पूरा काम संभालो, मिलके प्रोजेक्ट ले लेते हैं बड़ा। तो जब दो कंपनी मिलके काम करती है उसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। So joint venture, it is an important document when dealing with any work during the tendering process. ये बहुत एक important document एक term है. The type of engineering contract to choose is depend on type of work and condition of the contract. ये हमारा contract हो गया. Contract कितने प्रकार के? Item rate है, परसेंटेज है, लमसम है, ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, पीस वर्क एग्रीमेंट इन कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज रेट, कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग और फ्लक्चुएटिंग फी कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। जो मेन थे वो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। ज्वाइंट वेंचर क्या है? इन दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, joint venture has become a common form of business which is generally adopted by the contractors of large construction project worldwide because it can enhance their competitiveness by pooling construction resources। मतलब मिलकर काम करेंगे तो कुछ रिसोर्सेस किसी के पास है, कुछ किसी के पास है, तो मिलकर वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये था बच्चों हमारा एक सेशन जिसके अंदर हमने कई सारे फॉर्म्स के बारे में बात करें। तो आई होप इस सेशन के बाद जो फॉर्म्स आप लोग सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, सारा कंटेंट आपको इस सेशन के अंदर अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिल जाए। इसकी स्लाइड भी आपके पास आ जाएगी। तो जो भी चीजें हैं मैंने मेन डिस्कस की हैं, जो फॉर्म्स वाली चीजें उसको अच्छे से पढ़कर मेन आप सारे फॉर्म एक शॉर्ट नोट्स में अपने रेडी करें और उसको 2-3 बार दिन भर पढ़ते रहें ताकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है। अब एक सेशन और इसमें आएगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, उसके अंदर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।